नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं ई रुपया की, डिजिटल रुपया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है उसकी तरफ से डिजिटल करेंसी अब रिटेल में आ गई है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये रुपया है क्या। अब जैसे आप बैंक से रुपया निकालते हैं या कहीं से भी आपको रुपया मिलता है, ये एक डिजिटल टोकन होगा जिसको कि रुपए के बराबर वैधता हासिल होगी। और ये टोकन आएगा कहाँ? ये टोकन आएगा डिजिटल वॉलेट में। एक तरीके का जो वॉलेट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके का एक वॉलेट होगा जिसमें जो कि बैंक्स आपके मोबाइल पे देंगे और उसी में ये पैसा आएगा, वहीं से आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो मोटी बात ये है कि कागज का रुपया नहीं आएगा, ना ही कागज के रुपया के एवज में आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, बल्कि ये एक टोकन होगा, अलग होगा, बिल्कुल अपने आप में यूनिक होगा और ये टोकन आपको मिलेगा और एक रुपए की तरह इस्तेमाल होगा। तो ये बुनियादी बात है इसकी। और अभी इसका पायलट शुरू हुआ है, 4 शहरों में शुरू हुआ है, 4 बैंक्स के साथ शुरू हुआ है। बाद में इसको एक्सपैंड किया जाएगा। पायलट में मतलब अभी इसको ट्राई किया जा रहा है। इससे पहले माफ कीजिए, होलसेल में ट्राई हुआ था, अब रिटेल में ट्राई हो रहा है हमारे आपके जैसे ग्राहकों के बीच में। और हम मर्चेंट्स के पास यानी दुकान वगैरह में जाके इसका इस्तेमाल कर सकते। तो अभी ये ट्रायल मोड में है, लेकिन बाद में यही मॉडल जो है ये इसका विस्तार किया जाएगा, सबको इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले अपने पैनल से आपको मिलाते हैं, फिर सवाल जवाब शुरू करेंगे। हमारे साथ होंगे फिनटेक कंपनी एसपे इंडिया के फाउंडर और सीईओ निखिलेश तिवारी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं फिनलॉग कंसल्टेंसी के एडिशनल डायरेक्टर पीएम मिश्रा और क्रिप्टो एक्सचेंज जीएटस के सीओओ अर्जुन विजय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, मोटा मोटी ये काम कैसे करेगा, क्या करेगा, वो तो धीरे धीरे बात साफ होगी, लेकिन आपको क्या समझ में आता है कि फिलॉसफी क्या हो सकती है, सोच क्या हो सकती है आरबीआई की इसको लेकर? नमस्कार। अभी आरबीआई की सोच ऐसी है कि ये कैश का रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कैश को ये रिप्लेस करना चाहते हैं। उसमें बेशक बहुत सारे इसके पहलू हैं, बहुत सारे लीगल हर्डल्स उनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि करेंसी और मनी के बीच बहुत डिफरेंशिएशन है। आज पर द लॉ, मॉनिटरी लॉ और ऑलरेडी सेंट्रल बैंक लॉ है, ये दोनों को अगर स्टडी किया जाए तो आगे को जाके ये चीजें इतनी इजी नहीं होगी। लेकिन आरबीआई का आज का जो मन में वो बना के रखे हुए हैं कि ये कैश की रिप्लेसमेंट होगा डिजिटल करेंसी, जो रिटेल डिजिटल करेंसी है वो उसी के लिए वो बना रहे हैं, जिससे बहुत सारे फायदे भी देश को होंगे। मनी होल्डर से लेके बहुत सारे चीजें, समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि आपको हमको डिक्लेरेशन इनकम टैक्स के लिए देनी नहीं पड़ेगी। कहां पर खर्चे हैं वो भी ट्रैक हो जाएंगे। बट एक चीजें अगर आप ध्यान रखें, यहां पर उन्होंने बोला हुआ है कि हम एनोनिमिटी मेंटेन करेंगे, यानी कि आपकी प्राइवेसी का ध्यान देंगे। ये जो चीजें उन्होंने बताया गया है, एनोनिमिटी कैसे भी हो, अगर वो डिजिटल फॉर्मेट में है तो डेफिनेटली कल को अगर जरूरत पड़े तो आरबीआई उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती है। और ये मन में रखते हुए लोग, ये जो मनी होल्डर्स हैं, जितने ब्लैक मनी की चीजें चलती है ये बंद होगी। इवन जितने सारे फेमा के अंडर आज पकड़े जा रहे हैं और बहुत सारे वायोलेशन हो रहे हैं, बाहर बहुत पैसे जा रहे हैं, ये सारी चीजें बंद होगी। ये एक अच्छी सोच है और इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके की में भी ये हमारे देश में दूसरा नोटबंदी आ रहा है, अगर इसी तरीके से देखा जाए तो। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसका जो विस्तृत स्वरूप होगा, जब ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने लगेगा तब की बात है। दूसरी बात, ये जो चीज इसमें रखी गई है जो होलसेल में नहीं थी, आरबीआई ने कहा है, साफ किया है कि भाई वहां पे हम इसको ट्रैक कर रहे थे, लेकिन यहां अगर कोई छोटा ट्रांजैक्शन होता है जो कि रिटेल में ये मान के चल रहे हैं, हालांकि अभी ये पायलट है,
तो वो ट्रैक नहीं करेंगे, इसलिए वो ट्रांजैक्शन अनाम रहेगा। लेकिन ये तो कहने वाली बात है, क्योंकि ये तो पूरी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे आधारित होगी। तो निखिलेश, आपकी क्या राय है? मतलब ये टेक्नोलॉजी तो ब्लॉकचेन की है और डिजिटल रुपया हम लेके आ रहे हैं, सॉवरेनिटी है इसमें, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो से compete भी करेगा आगे चलकर। ये पूरा जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, आपकी समझ क्या बन रही है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जैसा अभी बात हो रही थी कि ट्रैकिंग नहीं करेंगे, बट यस, इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। और टेक्नोलॉजी में अभी हमारे द्वारा जो भारत सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया, देन आरबीआई ने अपनी एक डिजिटल करेंसी निकाली है, डिजिटल रुपए करके। तो ट्रैकिंग तो है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रहेगा और ये एक बहुत लंबे समय तक ऑन रिकॉर्ड रह सकता है। सो 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक रह सकता है ऑन रिकॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक भारत देश में इस तरीके से डिजिटल मोड में अपने रुपए को रखने का कोई भी लेआउट नहीं था। तो अब तक आपको अगर अपना कुछ भी जमा पूंजी रखनी होती थी तो आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या एफडीज, आरडी ये सब कराते थे। बट अभी आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपी मोड में हम ये अपना सारा जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं, अगर हमें कहीं एक्स्ट्रा उसको रखना है तो हम डिजिटल रुपी मोड में रख सकते हैं। और ये जो पूरा ब्लॉकचेन मॉडल तैयार कर रहा है आरबीआई ने, सो यस, ये डेफिनेटली मैं सिमिलर नहीं बोलूँगा, बट हाँ, काफ़ी हद तक क्रिप्टो जैसा ही है। और ये क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा चैलेंज करने वाला है, बिकॉज इसमें हमारे देश का जो एक ट्रस्ट आता है आरबीआई के आ जाने से, आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट से, सो वो बहुत ज़्यादा लंबा रोल प्ले करने वाला है इसमें। जी, टेक्नोलॉजी वाइज तो ठीक है कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, लेकिन जो आपने कहा कि आप मतलब इसमें पैसा रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? ये तो एसेट क्लास तो है नहीं, अभी इसमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलना है, ये तो सिर्फ टोकन जारी हो रहा है और उसको आप एक्सचेंज में इस्तेमाल कर पाएंगे, बस। अभी तो इतना ही समझ में आ रही बात। तो इसको ऐसे हम कैसे देख सकते हैं कि इसमें हम आगे अपना चल पैसा के रखेंगे? इसमें चीज़ें और बढ़ेंगी। जी, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब चीज़ें अभी और विस्तृत होंगी और बड़े स्वरूप में ये आएगा तो डेफिनेटली रख पाएंगे। तो मैंने ये मोटा एक बड़ा विजन जो है आरबीआई का, आई डोंट नो, माइट बी समथिंग एल्स, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये एक बड़ा विजन जो लिया है आरबीआई ने, मैंने इंटरप्रेट करा अपनी समझ से। ठीक है। तो जब चीजें ठीक है निखिलेश, तो आप ही ये बात देखिए, आपको चूंकि आपके डोमेन से कनेक्ट करती है, ये बताइए कि हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए एडवांटेज पॉइंट क्या है? चलिए, सरकार को ठीक है, इसमें 10 एडवांटेज होंगे, हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, चूंकि अभी तक हम क्या कर पा रहे हैं कि हमारा पैसा जो है या तो करेंसी के फॉर्म, नोट के फॉर्म में है, कागज की शक्ल में हमारे हाथ में है, या फिर बैंक में है और उसका डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल यूज हम कर पाते हैं। बैंक में वैसे ही रहता है जैसे रहता है, लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट आती है, वो हमें बेयर करना पड़ता है। तो ये टोकन आ जाने से हमको क्या एडवांटेज होने वाला है? देखिए, ये टोकन आ जाने से आपको एक ही एडवांटेज जो सबसे बड़ा होने वाला है, अभी तक अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपना फंड्स को रखना होता था तो हम सिर्फ बैंक अकाउंट में रख सकते थे, ओके। बट यही सेम अभी एक आरबीआई का ई टोकन के रूप में आप यहाँ पर अपने रुपए के डिजिटल फॉर्म में आप इसको रख सकते हैं। और बैंक्स में हम सबको पता है देयर कुड बी अ वेरी ह्यूज चांसेस जहाँ पर हमारा टेक्नोलॉजी ग्लिच की वजह से हैकिंग वगैरह हो जाती थी। तो प्रोबेबली हैकिंग यहाँ पर भी होगी, बट जो बैंक्स में हो जाता था थोड़ा बड़े लेवल पे, सर्वर डाउन होने की वजह से हैकर्स को एक सर्वर की सिक्योरिटी वीक होने से मिल जाता था एक हिट, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अभी हमारे पास अगर हम टैक्स पेयर हैं तो हमें हमारा जितना भी फंड्स है, हम अगर इस टोकन के मोड में आगे रखते हैं तो एज ए नॉर्मल पर्सन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, हमें यही बेनिफिट है कि हमें हमारा, जैसे आपने बोला कि नोट में या किसी ज़मीन इन्वेस्टमेंट में या किसी ने कोई मकान खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, इस सब में रखते हैं।
जितनी हमारी मनी है, तो अभी वो इस मोड में भी रख सकते हैं। और इसका पूरा गवर्नमेंट के पास, RBI के पास, सारी अथॉरिटीज़ के पास इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, एक पूरी चेन सिस्टम मेंटेन होगा। सो प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपका पैसा आराम से वहाँ पर सेफ रहेगा और आप भी चैन की सांस लेंगे और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में भारत की इकोनॉमिक को भी और मजबूती देगा और हमारे को भी एक सिक्योर फैक्टर जो हमें चाहिए था वो भी ला रहा है। तो आम जनमानस के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है डिजिटल रुपीस लॉन्च होना। जी, तो सिक्योरिटी का एक फैक्टर तो है, बात सही है। एक IMF की रिपोर्ट में देख रहा था, उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में कम से कम 100 देशों में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि CBDC लाए जाए, सेंट्रल बैंक जो है कंट्री के, उससे बैक्ड डिजिटल करेंसी। और इसके पैरेलल हम क्रिप्टो की बात तो सुनते आ ही रहे हैं। वो लोग जो एडवांटेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन के कॉस्ट घट जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक तौर पर पूरी दुनिया जब डिजिटल हो रही है और क्रिप्टो जैसा डेवलपमेंट जब हमने देखा है, तो सरकारें भी चाहती है कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। अभी बिल्कुल सारा प्रोजेक्शन क्लियर करना बहुत मुश्किल है। बहामास का एक एग्जांपल दिया कि उनके ढेर सारे आइलैंड्स हैं और वहाँ पे लोग बैंकिंग सिस्टम में थे नहीं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि आपको बैंक खाता नहीं खोलना होगा, बैंक से आपका संबंध जरूरी नहीं है, सिर्फ एक वॉलेट लीजिए और फिर आप जो है एक नेटवर्क में आप आ गए, वो उनका। तो इस तरीके के तमाम पॉइंट्स हैं। अर्जुन, ये बताइए कि क्या क्रिप्टो करेंसी में जिस तरीके से पिछले दिनों जो कुछ हमने देखा, सरकार की तरफ से भी बहुत स्पष्टता आज तक नहीं है, उस पर किसी भी सरकार से नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उसको एक एसेट क्लास की तरह ही लोगों ने लिया और उसमें किया। हालांकि अभी उसकी क्या स्थिति है हम उसमें नहीं जाना चाहते। क्या वो इसकी प्रेरणा है? और 2 मिनट के लिए अगर उसको आप किनारे भी रख दें तो इस पूरे ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को कैसे देखा जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर, अगर हम समझना चाहें तो? अगर गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा एडवांटेजेस है। ठीक है, हम 4 देख सकते हैं। एक चीज है ट्रांजैक्शन रिकंसिलिएशन। ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे तो ट्रांजैक्शन सेपरेट है, सेटलमेंट सेपरेट है। ट्रांजैक्शन के टाइम में ये आपको 5,000 रुपया रिसीव हो गया, ये डेटा नोट हो जाता है, लेकिन पैसा बाद में आता है। इसको T+1, T+2 बोलते हैं। 2 दिन के बाद आएगा। अगर आप एक दुकान टेक्सटाइल शॉप रखे हैं, उसमें कोई कस्टमर आके कार्ड में पेमेंट करता है, आपको कैश 2 दिन के बाद आएगा, लेकिन तुरंत आपको पता चल जाएगा कि पैसा आने वाला है। राइट? ये CBDC में इंस्टेंट ट्रांजैक्शन जब होता है उसी टाइम में सेटलमेंट भी हो जाता है, क्रिप्टो करेंसी की तरह। ये पहला चीज है। सेकंड, हम देखेंगे तो यूपीआई में अभी सबसे अच्छा बैंक आप देख लीजिए, सारी प्राइवेट बैंक है, SBI, HDFC, ICICI, यहाँ पे सक्सेस रेट 91 to 95% है। 5% ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन यूपीआई स्टिल फेल, राइट? बट ये फेलियर रेट बहुत कम है ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम्स में। ठीक है, तीसरा चीज कॉस्ट, राइट? अभी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने में बैंक्स को बहुत खर्चा लगता है, इसीलिए वो मिनिमम बैलेंस रखने के लिए आपको बार बार बोलते रहते हैं और इतना फीस भी लगा देते हैं। लेकिन क्रिप्टो में अगर 10 साल के पहले आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया, अभी तक वो बिटकॉइन आपके खाते में रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत आसान है मेंटेन करने का। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग इज डाउन टाइम। बिटकॉइन में अभी तक डाउन टाइम ही नहीं हुआ है, लेकिन बैंक्स में हफ्ते में एक बार संडे रात में या सैटरडे रात में वो डाउन टाइम लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस है, रुपी में कैसा हम लेके आ सकते हैं, ये इसका एक्सपेरिमेंट हम CBDC बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ब्लॉकचेन बेस्ड, बट बिटकॉइन के अलावा ये रुपी में चलता है। और अभी जो पहले चीज बात हुआ ना, उसमें मैं 2-3 कमेंट डालना चाहता हूं कि ये कैश को रिप्लेसमेंट क्यों बोलते हैं। कैश भी इंस्टेंट सेटलमेंट का चीज है। अगर आपने दुकान को 100 रुपया पे कर दिया, उसको तुरंत वो 100 रुपया मिल गया, वो पे भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको कैश का रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट कैश को पूरा रिप्लेस करना चाहता है, क्योंकि जब तक हम 100% पढ़े लिखे लोग पूरा देश में हो जाते हैं, तब तक कैश रहेगा। तो RBI का स्टैंड ये है कि कैश लेस कैश इकोनॉमी, नॉट कैशलेस। हम कैश को कम करना चाहते हैं, लेकिन कैश को पूरा हटाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस चीज में आप देखेंगे तो अभी तो वेजिटेबल जो बेचते हैं या ओला ड्राइवर, ऑटो वाला, सब लोग यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है, गवर्नमेंट कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, ठीक है, आप यूपीआई अक्सेप्ट करना ही है, आप कैश मत ले लो, लेकिन सबको अभी बहुत कंफर्ट हो गया, चिल्लर नहीं लेके रखना पड़ता है, ठीक है, पेमेंट कभी भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका एडवांस वर्जन सीबीडीसी होगा, इसमें फेलियर रेट्स कम होगा, और बाद में गवर्नमेंट क्या बोलता है, बिना इंटरनेट भी हम पेमेंट कर सकते हैं सीबीडीसी में, उसका एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, तो ये एडवांटेजेस होगा सीबीडीसी का। जी, ये बताइए अर्जुन कि इतनी बात जब आपने बताई, देखिए एक नोटबंदी के टाइम पे अफवाह उड़ गई थी कि जो नए नोट आएंगे उनमें चिप लगी होगी, लेकिन ये जो सीबीडीसी है इसमें तो चिप लगा ही हुआ है ना। जब ये टोकन है, ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो क्या ये इसमें करेंसी का वो गुण तो खत्म हो गया कि कौन आदमी दादर में खड़े होकर सब्जी वाले को पैसा दे रहा है और कौन आदमी पैसा ले रहा है, दोनों चीज उसी समय रियल टाइम में कहीं पे नोट हो रहा है, दर्ज हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सी ये अनोनिमिटी के बारे में गवर्नमेंट भी बोला था ना, इसीलिए बोला है, क्योंकि बिटकॉइन को आप देखेंगे तो हर ट्रांजैक्शन कहां से कहां जा रहा है सबको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं देख सकता हूं, ठीक है, तो इसमें कोई अनोनिमिटी नहीं है, सिर्फ हमको नाम पता नहीं होता है, वो एड्रेस किसका होता है, लेकिन यहां से यहां जाता है वो सब देख सकते हैं। अगर ऐसा चीज सीबीडीसी में भी होगा ना, बहुत लोग को डर है कि मेरा कितना सैलरी मिल रहा है, मेरा नेबर को नहीं पता होना चाहिए ना, और मेरे ऑफिस में जो लोग और काम कर रहे हैं उनको भी पता होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अनोनिमिटी का चीज गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल लोग देख नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर के लोग, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन लोगों को सारी डिटेल्स मिलेगा, क्योंकि अभी जब तक बैंक डिटेल को सबमिट नहीं करता है, आरबीआई को पता नहीं चलता है कि पैसा कहां पे कितना है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, किसने कितना लोन लिया, लेकिन जैसे आपने बताया सीबीडीसी में एक एक पैसा कहां पे है, किसने किसको कब पे किया, क्यों पे किया, सारी डिटेल्स हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चाइना जैसा देश में बहुत, वहां जहां पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, ये बहुत डेंजरस चीज है जी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप किसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, वो आपके अपोजिशन पार्टी को इतना पेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे प्राइवेसी का बातचीत बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट को कितना तक डेटा होना चाहिए, कितना डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो दिस वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन राइट नाउ, राइट, हाउ विल गवर्नमेंट लिमिट इट्स प्राइवेसी? जी जी, तो किसी भी चीज को मतलब सामने आएगा तभी हम सही तरीके से उसको समझ पाएंगे, लेकिन ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसको तो काफ़ी हद तक हमने समझा है और उसी आधार पर हम इसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आ चुका है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, तो आगे बढ़ेगा भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आईएमएफ के मुताबिक 100 जगह एक्सपेरिमेंट्स तो चल रहे हैं, लेकिन लागू सिर्फ 2 देशों में हुआ है अभी तक, एक बहामस में, दूसरा नाइजीरिया में। नाम जरूर आपने सुना होगा इन देशों का, लेकिन कितनी बड़ी आर्थिक थिंक टैंक ये देश हैं, इस पर शक किया जा सकता है। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई की डिजिटल करेंसी की, आरबीआई की डिजिटल करेंसी की, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, भले पायलट प्रोजेक्ट है, इससे पहले 1 महीने का पायलट चला होलसेल मार्केट के लिए, और अब आज से शुरू हो गया रिटेल मार्केट के लिए। तो आज नहीं तो कल ये हकीकत बनेगा सबके लिए, जब खुलेगा तब। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तस्वीर को किस तरीके से बदलेगा, हमारे आपके फायदे और नुकसान के पॉइंट्स इसमें क्या हैं। मिश्रा जी, ये अब तक की बातचीत आपने सुन ली, जो बात आपने शुरू में कही थी, क्या पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारा है, और जब फाइनेंशियल सिस्टम चेंज होगा तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे कि जो रुपए के तमाम गुण हैं, अब उसमें सॉवरेनिटी है, एक्सचेंज है, वैल्यू है, वो तमाम चीज़ें लेके वो जो टोकन है वो दौड़ेगा बाजार में, और एक बड़ा पेच इसमें प्राइवेसी वाला है। तो क्या सारे फाइनेंशियल रूल्स एंड लॉज भी नए तरीके से लिखे जाएंगे, क्या होगा? देखिए, जो अभी सेंट्रल बैंक एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, मॉनिटरी लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है, टैक्स से लेके प्राइवेसी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे लॉज को आपको फिर से दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, और इवन फेमा भी इसमें अफेक्ट होगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ा चीज है इंटरनेशनली एएमएल और सीएफटी। जब तक सबको यह जानना जरूरी है कि जो
ई रूपी अभी आया हुआ जो डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का ट्रांसफर। सबसे बड़ा मार्केट है ये। और अगर हम सिर्फ कर लें कि भाई हमारे पास हमारे कंट्री के अंदर ही ये चलेगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में भी ये बहुत ज्यादा आगे जाके यूज होने वाला है। तो ये सारे लॉ फिर से रीराइट करने पर बहुत सारे मॉडिफिकेशन उसमें करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अडॉप्शन का भी बहुत बड़ा इशू है। और अगर हम यूपीआई के साथ इसको तुलना करते हैं, कैश के साथ हम बोल रहे चलिए एक सब्स्टिट्यूट है, ये भी यूज होगा, वॉलेट बंदे रखे, लेकिन सच तो यही है अगर डिजिटल करेंसी को लाना है, लॉ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और इसके ऊपर कोर्ट भी बहुत लोग जाएंगे, इंडिविजुअल भी कोर्ट जाएंगे, क्योंकि प्राइवेसी सिर्फ एक कंसर्न नहीं है, बहुत सारे कंसर्न उसमें आएंगे, लीगल इश्यूज आएंगे। उसके बाद और एक चीज है कि मैं क्यों डिजिटल वॉलेट, क्यों वॉलेट जाके यूज करूं, क्यों टोकन यूज करूं, क्या इंसेंटिव है मेरे लिए जी। मैं कैश, कोई इंसेंटिव नहीं। अगर इंसेंटिव को सही से देखा जाए, इसमें तो उसको ज्यादा डर है प्राइवेसी का। और दूसरी बात, हमारा टारगेट ये होना चाहिए जो कैश होल्डर्स हैं, जो ब्लैक मनी है, उसको किस तरीके से लाया जाए मेन स्ट्रीम में। अगर ये हम टारगेट रखें तो शायद बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडिया को होगा। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अभी देखिए हवाला ट्रांजैक्शन का आप देखिए अमाउंट, डेली अमाउंट, ये ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ भी हो लेकिन है। अगर वो ट्रांजैक्शन जी यही डिजिटल रूपी के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर हो तो कितना बड़ा बात कह रहे हैं। रद्दो बदल तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके दोनों पहलू रहेंगे। लेकिन एक टेक्निकल बात भी है और जो मिश्रा साहब कह रहे हैं कानूनी बात भी है, तो ये थोड़ा सा एक बार अर्जुन से डिस्कस करते हैं। अर्जुन, ये बताइए कि ये जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, इसको जब क्रिप्टो में आपने इस्तेमाल किया या तमाम जो जहां भी इस्तेमाल किया था, एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट इसके पक्ष में ये होता है कि ये ओपन सोर्स है। जैसे क्रिप्टो में ओपन सोर्स है, लेकिन यहां तो ओपन सोर्स होगा नहीं। तो जो कंसर्न प्राइवेसी को लेकर है, दूसरा कंसर्न भी तो उसको हो सकता है, क्योंकि ठीक है सरकार है, लेकिन सरकार भी तो भाई राजनीतिक लोग चलाते हैं, सरकार में भी तो तमाम चीजें हो सकती हैं। तो जो क्रिप्टो में जैसे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते थे, अब इसमें ऐसा तो कुछ तो होगा नहीं। तो ये भी क्या इसका एक एस्पेक्ट है जिसको देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए? एक्चुअली नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो उसका क्यों क्रिप्टो करेंसी है, 3 स्ट्रेंजर्स है, आपको मेरे को पता नहीं, इसको मेरे को पता नहीं, लेकिन हम दोनों ट्रांजैक्शन करना है और इसको वैलिडेट कौन करेगा, और आदमी किस, हम दोनों नहीं जानते हैं। ठीक है, उस टाइम ये जो वैलिडेशन, ये सारी चीज ओपन सोर्स होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे को चीटिंग नहीं करना है, उसको भी चीटिंग नहीं करना है, जो वैलिडेट करना है वो भी चीटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पूरा राइट्स है, जितना नोट छापना है वो छाप सकते हैं। ठीक है, तो वो बोल सकते हैं कि 500 रुपीज नॉट वैलिड है, 1000 रुपीज नॉट वैलिड है। सो जब उनके पास पूरे कंट्रोल है, वैलिडेशन भी सिर्फ बैंक आरबीआई करेगा, नहीं तो 3-4 बैंक को वो पावर दे देंगे, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक। तो इसमें कोई अभी बैंक में भी हम जो भी कर रहे हैं उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर साइबर क्राइम या ईडी किसी बैंक से रिपोर्ट पूछते हैं तो सारी डिटेल मिल जाता है। जी जी, ठीक है, थैंक्स। आपका आपने पॉइंट क्लियर किया अर्जुन। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी ट्रायल है, बेसिकली शुरुआत भी नहीं है, ट्रायल है। 1 महीने होलसेल में हुआ, अभी कुछ दिन और रिटेल में होगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होगी। ये तो निश्चित है कि इसको एक बार ही नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें ये बहुत मेमोथ टास्क भी है। लेकिन इसको सरकार समझाएगी, समझाएगी, लोगों को भी, हमें आपको भी समझना है, यही हमारा भी प्रयास था। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।